हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम गणित की क्लासेज को कंटिन्यू रखेंगे और गणित के प्रत्येक टॉपिक को आसानी से समझकर क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, या जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणित को समझने या पढ़ने के लिए, गणित की संख्याओं को लिखने के लिए हमें अंकों की आवश्यकता होती है और गणित की सभी संख्याएं इन अंकों के प्रयोग से बनती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं अंकों के प्रयोग से सारी संख्याएं बनती हैं। अब हम जानेंगे कि इन अंकों के प्रयोग से कितने प्रकार की संख्याएं बन सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। हम सभी बहुत छोटे होते हैं तभी से पढ़ते आ रहे हैं गिनतियां। तो गिनतियां जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या के अंदर आती हैं। ये 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4 और ये चलती चली जाती हैं अल्फानाइट। अल्फानाइट का मतलब होता है अनंत तक, इसका कोई अंत ना हो। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब हम दूसरे प्रकार को जानेंगे, ये है पूर्ण संख्या। इसे हम इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। यदि हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 जोड़ दें तो यह एक पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो हम इन्हें भी लिखेंगे 0, 1, 2, 3। ये इसी प्रकार अल्फानाइट तक ये भी जाएंगी पूर्ण संख्याएं। अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या। सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या या उदासीन संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे धनात्मक, ऋणात्मक तथा उदासीन संख्याएं होती क्या हैं। ये हमने बना ली संख्या रेखा, इस पर हम अंकों को लिखते हैं। तो यहाँ बीच पर लिखते हैं 0, फिर इधर +1, +2, +3, +4, +5। इधर की संख्याएं होती हैं -1, -2, -3। इस प्रकार इसे अंकित करते चले जाते हैं। दाएं तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं और बाएं तरफ माइनस की संख्याएं, बीच में ये 0 होता है। 0 एक उदासीन संख्या है और ये प्लस की संख्याएं धनात्मक संख्याएं तथा ये जो माइनस की संख्याएं हैं इन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन हो सकती है। अगला हमारा प्रकार है सम संख्या या इवन नंबर। इसमें हम जानेंगे वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो या 2 से भाज्य हो, वह संख्याएं सम होती हैं। कैसे? यदि हमने संख्या ली 12, तो यदि हम इसके इकाई का अंक मतलब लास्ट का अंक लेंगे और यदि वह अंक इन संख्याओं में से है तो वह संख्या सम होगी। जैसे 12 में हमने ये अंक लिया तो यह अंक इन्हीं में से है, अतः हमें पता चला कि यह एक संख्या सम संख्या है। एक दूसरी संख्या का उदाहरण 238 को हम लेते हैं। इसमें यदि हम इकाई के अंक को लेंगे तो यह देखेंगे कि क्या यह इन अंकों में से है। तो हाँ, हमें तो दिखाई दिया कि यह 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसे देखकर हमने बताया कि यह संख्या एक सम संख्या है। इसके अतिरिक्त यह यदि हम उदाहरण लेंगे तो इसमें फिर हम इकाई के अंक को ही लेंगे।
इसमें हम देखेंगे क्या इकाई का अंक इन संख्याओं में से है, तो नहीं, यहाँ तो 7 है, तो हम इसे देखकर बता देंगे कि यह संख्या सम नहीं है, यह संख्या विषम है। विषम संख्या या ओड नंबर किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ना हो, मतलब जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, वह संख्या तो सम है, लेकिन जिनके अंत में यह अंक नहीं है, वह संख्याएं विषम है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 17 के यदि हम इकाई का अंक देखेंगे तो क्या इन संख्याओं में से है? नहीं, तो यह संख्या एक विषम संख्या होगी। इसी प्रकार हमने 121 लिया और इसमें भी यदि हमने इकाई का अंक देखा तो वह क्या इन नंबरों में से है? नहीं है, तो यह भी संख्या विषम संख्या होगी। अच्छा, 1 से 100 के बीच यदि हम पूछें कि कितनी संख्याएं सम और कितनी संख्याएं विषम होती हैं, तो यह होती हैं 50 सम और 50 विषम, और इनके बीच का अंतर 1 होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हम संख्याओं को लिखेंगे। फिर यदि हम 2 से 4 तक जाएंगे तो इसमें एक 3 अंक और हमें मिलेगा। अतः हमें पता है कि विषम या सम संख्याओं के बीच अंतर 1 का होता है। अगली हमारे संख्या का प्रकार है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम अगली हमारी संख्या का प्रकार है भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हों या उसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। तो हम पहले एक उदाहरण लेते हैं 16। अब इसे हम देखेंगे कि यह एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो एक तो ये 1 से विभाज्य होगी और दूसरा है 2 से। 2 अठी 16 और 4 चक्कू 16, 8 दूनी 16 और 16। यदि हम इसके गुणनखंड निकालते हैं तो 1, 2, 4, 6 और 8 यानी 5 गुणनखंड होंगे। हमने पढ़ा क्या है कि वह संख्या जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य होती है, तो वह संख्या भाज्य है। तो इसके तो 5 गुणनखंड है, आता है यह संख्या भाज्य है। एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं। यदि हमने संख्या ली 35, अब इसे हम देखेंगे क्या यह भाज्य है। इसके गुणनखंड निकालेंगे तो एक तो ये 1 से भाज्य होगी, इसके बाद 5 से भाज्य होगी, फिर 7 से भाज्य होगी और इसके बाद 35 से भाज्य होगी। इस प्रकार हमने देखा कि इसके 4 गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भी भाज्य है। इसके अतिरिक्त यदि हम 11 को लेते हैं और इसके गुणनखंड निकालेंगे तो केवल इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक तो 1 और एक 13, अतः यह भाज्य संख्या नहीं है। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो वह संख्याएं जो केवल स्वयं संख्या व 1 से विभाज्य होती है या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब जो वह संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे, वही संख्या अभाज्य संख्या होगी। जैसे उदाहरण हम लेते हैं 19 को यदि हम विभाजित करेंगे तो यह केवल 19 और 1 से ही भाज्य होगी, अतः यह अभाज्य संख्या है। एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं 29।
यदि हम 29 को विभाजित करेंगे तो यह केवल स्वयं यानी 29 और 1 से ही विभाजित होगी, अतः यह एक अभाज्य संख्या है। यदि हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो हमें यह याद रखना है 44, 22, 32, 23, 21 यह कोड है। यदि अभाज्य संख्याओं की बात करें तो वह 1 से 100 के बीच 25 होती हैं और इन संख्याओं से हमें यह पता चल जाएगा कि किस लाइन में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 4 का मतलब है कि 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 10 से 20 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 20 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 30 से 40 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 40 से 50 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं हैं और 50 से 60 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 60 से 70 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 70 से 80 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं हैं और 80 से 90 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 90 से 100 के बीच केवल एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हमें पता चला कि 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यह एक नोट करके आप लिखेंगे। यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो वो 2 है। अब हम लेंगे परमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें PQ के रूप में लिखा जा सकता है, 1 से लेकर सभी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यदि हम रूट वाली संख्या ले तो वह संख्या केवल वही संख्या परमेय होंगी जो पूर्ण वर्ग है। यदि हम 1 से लेकर 2, 3 यह संख्याएं लेते हैं तो यह सभी परिमेय हैं। जैसे 2 है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम रूट के अंदर की संख्या लेंगे, जैसे हमने इस रूट के अंदर 5 लिया, अब यदि हम पूछे कि यह परमेय संख्या है या अपरिमेय, तो हम कहेंगे कि यह संख्या अपरिमेय है, क्योंकि इसकी मान को हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसके अतिरिक्त यदि हम 25 को लेते हैं और इसको यदि हम पूछे कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो यह एक परिमेय संख्या है। कैसे? यदि 25 5 का वर्ग होता है तो इसमें से 5 निकलकर बाहर आ जाएगा और यह 5 एक परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार हमने समझा कि यदि रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह परिमेय होगी और यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह संख्या अपरिमेय होगी। और यदि हम पाई के मान को लेंगे, यानी पाई का मान 22/7 होता है, तो यह पाई का मान एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब हम अगले टॉपिक, अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं निकल सकती, वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं या इन्हें PQ के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। इसमें हम अंडर रूट 13, 11, अंडर रूट 15 यह संख्याएं यदि लेंगे तो हम इन्हें रूट के बाहर निकाल नहीं सकते। लेकिन इसी प्रकार यदि हम 16 को इसके अंदर रख ले तो यह रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 चक्कू 16 होता है।
तो हम बाहर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यह संख्या तो परमेय है, लेकिन यह सभी संख्याएं अपरमेय हैं। अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जो ये सारी संख्याएं हमने पढ़ी हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं। बच्चों, मैथ के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। हम प्रतिदिन अब मैथ की क्लासेज को कंटिन्यू रखेंगे, और यदि हमारे वीडियो में कोई कमी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार कर सकें। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।